नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन पर। मैं विजय सेमाल एक बार फिर से संकल्प से शिखर तक जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, इस सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर के आपके बीच में आए हूं। और बेसिकली हम लोग 20 प्रश्नों पर ही डिस्कशन करते हैं। पहली सीरीज में भी थे और दूसरी सीरीज में भी हम लोग इन 20 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो प्रश्न होंगे इनको आप देखें कि तैयारी का लेवल किस तरीके का है और पिछला जो पेपर हुआ था उससे आपको क्या सीख लेने की जरूरत है। लेकिन बेसिकली हमने इस सीरीज को बनाया हुआ है जो आने वाले यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम है और जिस स्तर के वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी को थोड़ा बहुत मद्देनजर में रखते हुए ये सीरीज तैयार की गई है। तो देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखना, तो आज की जो सीरीज है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारे बीच दिया गया है, ब्रिटिशकालीन किस भूमि बंदोबस्त को तरमीम बंदोबस्त कहा जाता है। ब्रिटिश काल के समय में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए उन बंदोबस्तों में से एक बंदोबस्त जो है उसको तरमीम नाम मिला। अब तरमीम कौन सा बंदोबस्त था उसके ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन है पहला यानी पहला वाला भूमि बंदोबस्त, ऑप्शन है बी दूसरा बंदोबस्त, ऑप्शन सी चौथा बंदोबस्त या ऑप्शन डी छठा बंदोबस्त। यहां पर केवल सीक्वेंस दिया गया है कि किस भूमि बंदोबस्त को हम तरमीम के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर्स भी मेंशन करते हुए चले। तो इसका मैं पहले आंसर बता लेता हूं, फिर इस पर हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। तो जो तरमीम बंदोबस्त था वो ब्रिटिश काल में 6वें नंबर का बंदोबस्त था। अब कुछ की फैक्टर जो है वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित पढ़ लेते हैं। अब ब्रिटिश काल में जितने भी बंदोबस्त हुए थे वो टोटली हमारे बीच 11 बार किए गए और इन 11 भूमि बंदोबस्तों में हम लोगों को जो पहला बंदोबस्त दिखा वो बंदोबस्त हुआ था सन 1815 में और 1815 में इस बंदोबस्त को करने वाला व्यक्ति था एडवर्ड गार्डनर, जो कुमाऊं के पहले कमिश्नर भी बने। लेकिन 1815 के बाद जब दूसरा बंदोबस्त हुआ तो 1816 का था। इस 16 वाले बंदोबस्त को करने का श्रेय जाता है ट्रेल को। और ट्रेल वो कमिश्नर जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 7 बंदोबस्त किए थे और उनमें 1816 का एक गढ़वाल का भी रहा। लेकिन सीक्वेंस में इसको देखते हुए चले तो दूसरा बंदोबस्त आपका ट्रेल कर रहा है सन 1816 का, फिर एक बंदोबस्त 1817 में होगा, इसको भी करने वाला व्यक्ति था विलियम ट्रेल। फिर इसके बाद हमने 1820 में अगला बंदोबस्त किया, इसको करने का श्रेय भी जाता है ट्रेल को। इसी सीरीज में कंटिन्यू आगे चला 1823 का 23 वाला बंदोबस्त भी विलियम ट्रेल के हिस्से में गया। लेकिन इसके बाद हमने अगला जो बंदोबस्त किया ये बंदोबस्त हुआ 1828, 1829 में। यही बंदोबस्त जो विलियम ट्रेल के द्वारा हुआ था इसी को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने तरमीम बंदोबस्त कहकर के पुकारा। तो ध्यान रखना कि जो बंदोबस्त टोटल ब्रिटिश कालीन है वो टोटल तो 11 है, लेकिन उत्तराखंड की अभी तक की हिस्ट्री में टोटल बंदोबस्त जो हुए हैं उनकी टोटल संख्या 12 मिल जाती है। उनमें से कुछ मैंने सामने रखे हैं, बाकी कुछ आप लोग ध्यान रखना कि इसके बाद जो अगला बंदोबस्त हुआ था वो 1833 का रहा और 1833 का बंदोबस्त ट्रेल का अंतिम माना गया है। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बंदोबस्त 1887 में हुआ, इसके बाद जो अगला बंदोबस्त हुआ था वो 1840 से 42 वाला है। ये 8वां बंदोबस्त है, इसको बैटन ने किया था। फिर इसके बाद 1863 से 73 के बीच में विकेट के द्वारा किया गया था। इसको पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया बंदोबस्त माना गया है। इसके बाद 1887 में बंदोबस्त करेगा पॉ और इसके बाद 11वां बंदोबस्त हुआ 1928 में और 28 का बंदोबस्त करने का श्रेय जाता है इबर्टसन नाम के अंग्रेज को। तो 1928 तक इन्होंने 11 बार बंदोबस्त करवाए थे। लेकिन जो अंतिम उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त हुआ 1960 से 1964 के बीच वाला है, उसको हम कूजा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया था ब्रिटिश कालीन किस भूमि बंदोबस्त को तरमीम कहा गया, तो तरमीम आपका 6वें नंबर का है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और इसकी इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आपको यहां से ढूंढना है एक असत्य विकल्प। इस पैटर्न पर आएगा, आपको क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन 4 ऑप्शनों में से असत्य विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वेरीनाग चाय को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। पहला, राज्य का पौड़ी जिला सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला है। ऑप्शन ये बी था।
तीसरा ऑप्शन में आते हैं देहरादून में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बनाई गई थी, इस एजेंसी का गठन 8 जून 2006 को किया गया, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है कि इन्वेस्टर्स समिट 2023 की जो थीम थी वो शांति से समृद्धि थी। 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन क्या हो, गलत हो। आप लोग अपने आंसर मेंशन करते हुए चल सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेरीनाग चाय को 2023 में जीआई टैग मिला। राज्य में पौड़ी जिला सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला है। देहरादून में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन 8 जून 2006 में हुआ और इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम जो है वो शांति से समृद्धि रही। तो इसमें से गलत विकल्प, तो इसका आंसर हम बता लेते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है इसमें स्टेटमेंट गलत है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बी रहेगा। और इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो पौड़ी सर्वाधिक चारागाह वाला नहीं, बल्कि पौड़ी के स्थान पर क्या होना चाहिए, पौड़ी के स्थान पर होना चाहिए चमोली जिला। बाकी जीआई टैग 2023 में बेरीनाग की चाय को मिला है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। देहरादून में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 में बनी और इन्वेस्टर समिट 2023 की शांति से समृद्धि क्या थी, उस समय की थीम या टैगलाइन रखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सही विकल्प का आपने चयन करना है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको गलत चूज करना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। यानी 3 तो आपके गलत होंगे और एक आपका सही होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में जो फिल्म नीति है वो 2015 में लागू हुई। पहला। बी ऑप्शन है या सेकंड आपका स्टेटमेंट है कि राज्य में जो कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म, पहली नहीं दूसरी फिल्म चेली 2004 में प्रदर्शित हुई। गढ़वाली बोली का पहला नाटक जय विजय का मंचन 1911 में किया गया। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है झुंपा उत्तराखंड की पहली वीडियो एल्बम है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपने जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। आंसर आप लोग मेंशन करते हुए चले। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति 2015 में लागू हुई की गई थी। राज्य में कुमाऊनी भाषा की जो दूसरी फिल्म चेली है वो 2004 में आई थी। गढ़वाली बोली का पहला नाटक जय विजय है और इसका मंचन 1911 में हुआ। और झुंपा उत्तराखंड की पहली वीडियो एल्बम बानी गई है। ठीक है, तो चलो आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। यानी जितने भी स्टेटमेंट आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो सरकार ने 2015 में फिल्म नीति लागू की और फिल्म परिषद बनाई थी 2016 में। क्लियर। राज्य में कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म चेली थी 2004 में आई, लेकिन पहली फिल्म कुमाऊनी भाषा की कौन सी थी, वो थी मेघा आ। और गढ़वाली की कौन सी थी, गढ़वाली की थी आपकी जगवाल। गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक जय विजय था। भवानी दत्त थपलियाल ने इसको बना करके हमारे बीच में प्रदर्शित किया था। ठीक है, फिर झुंपा उत्तराखंड की जो पहली ऑडियो एल्बम है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर रामडोला नाम का एक मेला है। इस रामडोला नाम के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राज्य का एक स्थान कोई ऐसा है जहां पर एक विशेष मेला लगता है रामडोला के नाम से। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रामनगर, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है खटीमा और चौथा है रानी पोखरी। 4 ऑप्शन है, आपने चूज करना है कि कौन से स्थान पर आपका रामडोला नामक मेले का संचालन किया जाता है। रामडोला है मेला और 4 ऑप्शन में से आपको चयन करना है किस स्थान पर लगता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी खटीमा। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें, या इन चारों ऑप्शन की थोड़ा बहुत विशेषताओं को समझ लेते हैं। खटीमा वो क्षेत्र है जिसको प्राचीन काल के समय में हम नाम देते थे मकरपुर, और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिण में पड़ने वाला ब्लॉक भी है। ठीक है, जिसको हम खटीमा कह रहे हैं। बाकी रानी पोखरी, रानीखेत, रामनगर, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड शब्द है। रानी पोखरी पड़ता आपके देहरादून में, रानीखेत पड़ता आपका अल्मोड़ा के क्षेत्र में, रामनगर पड़ता आपके नैनीताल के लोकेशन में। रामनगर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि सन 1850 में रेमजे ने इस नगर को स्थापित करवाया था प्रॉपर तरीके से।
बाकी रानीखेत जो एरिया है, ये रानीखेत का जो क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा का वो पड़ाव है जहां पर आपने उत्तराखंड के इतिहास में जो कुमाऊं परिषद है, उस परिषद की अंतिम जो मीटिंग बुलाई थी ना, वो यहीं पर बुलाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये रामडोला मेला है और रामडोला मेले का आयोजन होता है खटीमा में। खटीमा उधम सिंह नगर का एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में स्थित जो सूर्य मंदिर हैं, इनके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब राज्य में कहीं कहीं आपको सूर्य मंदिर मिल जाते हैं अलग अलग जिलों में, और जिस जिस जगह पर सूर्य मंदिर मिलते हैं उनके संबंध में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो आपने क्या करना है कि इनमें सही ऑप्शन को चूज करना है कि सही वाला ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्यार्क का सूर्य मंदिर और इसकी लोकेशन रखी गई है पिथौरागढ़। दूसरा ऑप्शन है कुलसारी सूर्य मंदिर, ऑप्शन दिया गया है कि पौड़ी में है। सी है भौनादित्य का सूर्य मंदिर, ऑप्शन दिया गया है गंगोलीहाट। और ऑप्शन डी है पलेठी का सूर्य मंदिर, लोकेशन रखी गई है उत्तरकाशी। तो आपने बताना है कि सही मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है और कौन सा नहीं है, बताना है एक ऑप्शन सही वाला। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें, आप लोग भी मेंशन करते हुए चले अपने आंसर्स, तो क्यार का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है, बल्कि क्यार का सूर्य मंदिर कहां पर है? क्यार का सूर्य मंदिर है पौड़ी में। कुलसारी का सूर्य मंदिर पौड़ी में नहीं है, बल्कि कुलसारी का सूर्य मंदिर है चमोली में। ठीक, पलेठी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि पलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी में। यानी आंसर रहेगा आपका सी, भौनादित्य का सूर्य मंदिर गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम देखेंगे उत्तरकाशी के कौन कौन से सूर्य मंदिर बड़े पॉपुलर हैं, तो बड़कोट में आपको एक जगह पड़ती है मंजियाली। इस मंजियाली के क्षेत्र का सूर्य मंदिर बड़ा पॉपुलर है, और इसी क्षेत्र में आपको एक सूर्य मंदिर और मिलता है जिसका नाम है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। ठीक, बाकी हमारे उत्तरकाशी के अलावा अगर देखें तो पिथौरागढ़ में जो जो सूर्य मंदिर मिलते हैं, उनमें एक सूर्य मंदिर है आपका मढ़। मढ़ के अलावा आपको सूर्य मंदिर मिलता है कौन सा? चौपाता के नाम से। तो जो सूर्य मंदिर की स्थिति है उसको लेकर के जो क्वेश्चन था, इसके हिसाब से आंसर बनेगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो आयोग के जो अभी पूछे जाने का या पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है, उसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही रहा है, और ऐसा नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं गढ़वाली कुमाऊनी गायकों को मेंशन कर रहा है। अभी तक 2-3 एग्जाम ऐसे हो चुके हैं जिसमें केवल गढ़वालियों पर ही प्रश्न बने, गढ़वाली सिंगरों पर। इन फ्यूचर वो कुमाऊनी सिंगर्स भी पूछने वाला है। हो सकता है कि जौनसारी रवाई घाटी के क्षेत्र के भी सिंगर पूछे, तो उसी से कनेक्ट करते हुए हमारे पास एक छठा नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। गढ़वाली गीतों के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें, यानी जो ऑप्शन सही वाला होगा आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो राइट आंसर होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गीत है गढ़वाली बांध भानुमती, सुना होगा आप लोगों ने। इसके सामने ऑप्शन दिया है कि क्या ये प्रीतम भरतवाण का है, ठीक है, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि समदोला का दुई दिन, ये गीत है गढ़वाली और इसके सामने सिंगर दिए हुए हैं जीत सिंह नेगी। ऑप्शन सी है घास काटी का प्यारी छैला, है ना, सुना होगा आपने, ये घास काटी का प्यारी छैला है, तो इसके सामने ऑप्शन दिया हुआ है मंगलेश डंगवाल। और ऑप्शन डी है भोल जब फिर रात खुलली, इसके सामने ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र सिंह नेगी। तो आपने क्या करना है कि राइट आंसर को सिलेक्ट करना है कि किस गाने को किस सिंगर से कनेक्टेड किया गया है, या कौन सा सही वाला ऑप्शन है। मेंशन करते हुए चले आप लोग अपने अपने आंसर्स। और अगर हम देखें इन ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देखें तो बांध भानुमती ये प्रीतम भरतवाण ने नहीं गाया है। बांध भानुमती जो गीत है इसको लगाया है किसने? गजेंद्र राणा ने। ठीक है, समदोला का दुई दिन समदोला होइगे ने, है ना, यानी समधी के यहां जो गए हुए व्यक्ति उसको लेकर के गीत रचित किया गया है। लेकिन ये जीत सिंह नेगी का नहीं है, बल्कि इस गीत का संबंध है नरेंद्र सिंह नेगी से, है ना। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी का है। घास काटी का प्यारी छैला है रुमुक वेगे घर आजादी, है ना, आपने सुना होगा। लेकिन इसको मंगलेश डंगवाल ने नहीं गाया है। इसको किसने गाया है? इसको गाया है जीत सिंह नेगी ने। हालांकि इसको लिखा बेसिकली जीत सिंह नेगी है, नेगी जी ने है, और गाया भी है, लेकिन उसको फिर बाद में जाकर के नरेंद्र सिंह नेगी ने भी आवाज दे रखी है, और पॉपुलर वैसे नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज में ही ये गीत है।
लेकिन है किससे कनेक्टेड? आपका जीत सिंह नेगी। भोल जब फिर रात खुलली, धरती मां नई पौध लगली, है ना। आपने इस गीत को सुना होगा। इसको गाने का काम किया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि श्रीनगर जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन। श्रीनगर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो कब मिला था, है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को, 15 जनवरी 2010, 9 नवंबर सन 2009 है, और बी ऑप्शन है 15 जनवरी 2010, सी ऑप्शन है 15 फरवरी 2009, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने अपने जो आंसर है उनको मेंशन करते हुए चले कि श्रीनगर यूनिवर्सिटी को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो देखो इसका जो आंसर होगा ना, इनमें कोई भी ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैच नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे आंसर डी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सटीक आंसर हो जाएगा 15 जनवरी सन 2009 को। हालांकि 15 जनवरी है लेकिन वर्ष है आपका 2010, 2009 वर्ष तो है लेकिन तारीख दी गई है 9 नवंबर की। तो 15 जनवरी 2009 आपको याद रखना है, इस दिन श्रीनगर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बनी कब थी? तो ध्यान ये भी रखना है कि श्रीनगर का जो विश्वविद्यालय है इसको आपने स्टेबल किया था 1973 में, और इसी वर्ष आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। और कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है इसका आपने मुख्यालय कहां पर रखा? नैनीताल के क्षेत्र में, जबकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी का श्रीनगर में है। चलिए, तो इसका था डी, 15 जनवरी 2009 आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8वां है, चंडी प्रसाद भट्ट को इनमें से किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। 1982, 2006, 2013 या 2019। गांधी शांति पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष प्रदान किया गया? उसके ऑप्शन है 1982, 2006, 2013 और 2019। आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए चले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2013 में। अब ये व्यक्ति है कौन? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी जो है ये उत्तराखंड का एक बड़ा नाम है जिनका संबंध है पर्यावरण के फील्ड से, पर्यावरणविद की भूमिका में है। और चिपको आंदोलन में इन्होंने भी अपना बड़ा एक योगदान दिया था। उस योगदान के कारण 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को हमने एक पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखा। ये था आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल लेकर के भी चलते हैं कि ये एशिया का नोबेल है। इस चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1964 में जो दसौली ग्राम स्वराज है, इस दसौली ग्राम स्वराज की भी स्थापना करी थी। और साथ ही साथ इन्होंने ही जो संस्था है डालियों का दगड़िया इस प्रकार की एक संस्था को भी स्थापित करा था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी हमारे उत्तराखंड के एक रत्न है और इनको 2013 में क्या मिला था? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक लोकोक्ति है और ये लोकोक्ति क्या कह रही है कि फ्योली को फूल और भैंसा को गिच। फ्योली को फूल और भैंसा को गिच। गिच यानी गिच्चू, मुंह। फ्योल एक फूल है, भैंसा भैंस है। तो बताने की इनमें से कौन सा ऑप्शन इस लोकोक्ति पर फिट बैठ रहा है कि फ्योली को फूल और भैंसा को गिच। पहला ऑप्शन है दूसरे के कार्य में अपना काम निकालना। बी ऑप्शन है आवश्यकता से बहुत कम लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन सी है अत्यधिक अधीरता दिखाना। और डी ऑप्शन है बिना किसी कारण के मुसीबत मोल लेना। फ्योली को फूल और भैंसा गिच। फ्योली मैंने बोल दी फूल, भैंसो भैंसो ऊंदो और गिचो मुंह। तो इसका जो राइट आंसर है ना, यह आवश्यकता से बहुत कम लाभ प्राप्त करना। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना
कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो बिल्कुल वहां पर सटीक बैठ रही है लोकोक्ति। तो ध्यान रखना कि फ्योनिक फूल और भैंसों की गिच मतलब आवश्यकता से बहुत कम लाभ प्राप्त करना, यह है इस लोकोक्ति का भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कहीं ना कहीं एक लोकोक्ति से इंक्लूड या रिलेट कर रहा है, लेकिन इस समय लोकोक्ति का भावार्थ दिया गया है और हमने वो लोकोक्ति पकड़ने की कौन सी है, देखते हैं। आर्थिक समृद्धि में शक्ति होती है, ये अर्थ है लोकोक्ति का, और पूछा गया है कि इस लोकोक्ति के लिए सही विकल्प कौन सा हो सकता है। क्या है? आर्थिक समृद्धि में शक्ति होती है। लोकोक्ति देख लेते हैं। पहला है 9 नटु 1 बटु, 9 नटु 1 बटु, ये कुमाऊनी है। जय लिखाई वील पाई, जय लिखाई वील पाई, टका छनत टक टका, और छप छपी लागण, छप छपी लागण। तो आर्थिक समृद्धि में शक्ति होती है, ये आ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसमें एक आपको रिलेट करता हुआ मिल रहा होगा, और वो ऑप्शन है आपका सी, कि टका छनत टक टका। नरेंद्र सिंह नेगी ने इन पर गीत भी गाया है कि टका छनत टक टका और टका निश्चित झकझका, यानी आर्थिकी या पैसों को लेकर के ये स्टेटमेंट है। तो आर्थिक समृद्धि में शक्ति होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 11 नवंबर 2023 को, 2023 का है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। 11 नवंबर 2023 को राज्य से एक साथ कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था? एक साथ कब? 11 नवंबर 2023 को। तो संख्या देख लेते हैं उत्पादों की, 19, 18, 10 या 5। कितने उत्पादों को एक साथ उत्तराखंड से जीआई टैग मिला था 2023 में? यह क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आंसर में एक चीज निकल करके आएगी कि पहली बार इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट्सों को एक साथ जीआई टैग दिया गया था। आंसर है बी, 18 एक साथ जीआई टैग दिया गया था 11 नवंबर 2023 को उत्तराखंड से। और वो जो 18 उत्पाद हैं उनको थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मेन है। लेकिन जीआई टैग क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, किसी विशेष क्षेत्र की जो विशेष उत्पाद है, वस्तु है, उनको प्रमोट करने के लिए, है ना। तो वहां का जो क्षेत्र का एक विशेष उत्पाद है उनको लेकर के जीआई टैग दिया जाता है। और मैंने कहा वो कितने प्रोडक्ट्स थे? 18 प्रोडक्ट्स थे। उनमें से जो आपको ध्यान रखने, उनमें से आपको ध्यान रखना कि मंडवा को दिया गया था। मंडवा के अलावा हमको पिथौरागढ़ के क्षेत्र की जो दन है, कालीन, इसको दिया गया था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो उत्तराखंड की पीली मिर्च है, जिसको लाहौरी के नाम से, लाचौरी के नाम से पुकारते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। इसके अलावा हमने चाय को जीआई टैग दिया, जो चाय कहां से संबंधित है? बेरीनाग के क्षेत्र की, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के वो उत्पाद कितने थे? 18। इसी में ही आपकी गहत की दाल को भी दिया गया था। आपकी रवाई घाटी के क्षेत्र की जो वो है लाल चावल, उसको भी इसी में जीआई टैग दिया गया था। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने आपके? टोटल प्रोडक्ट्स है 18। और इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड ही है पहला राज्य जिसको ये जीआई टैग मिला है, इतनी बड़ी संख्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, क्वेश्चन पहले तो पढ़ लेना आप अच्छे से। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने मत्स्य नीति लागू की है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मत्स्य नीति को लागू किया? तो पहला राज्य उत्तराखंड है, तो स्टेटमेंट में ही दे दिया। लेकिन ये जो मत्स्य नीति लागू हुई ना, ये बताना है कि किस वर्ष लाई गई थी, किस वर्ष में आई थी मत्स्य नीति। ऑप्शंस देखते हैं, 2006, 2002, 2005, 2004। मत्स्य नीति बतानी है कि किस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने लागू करी थी। तो ये शायद आपने उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसमें पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2002 में। ध्यान ये भी रखना है कि 2024 में एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट है मत्स्य उत्पादन से संबंधित, और उत्तराखंड देश में पहले रैंक पर है जो मत्स्य यानी मछली उत्पादन करता है सर्वाधिक भारत में। ठीक है, तो 2002 मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हमारा राज्य उत्तराखंड। चलो आगे बढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ना वन लाइनर मिलेंगे एग्जाम पेपर में। हर क्वेश्चन आयुक्त, मिलान, कथन, कारण इस प्रकार के नहीं देता, वो कुछ नॉर्मल से भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, भील गंगा की कुल लंबाई। अब पहले तो ये समझना होगा कि भील गंगा क्या है। तो भील गंगा भिलंगना है, ये भिलंगना है, ध्यान रखना। आयोग कर रहा है पेपरों में ऐसा। परसों उसने जो पेपर में क्वेश्चन दिया था ना कि यूंद की जगह झून लिखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत आपको चीजों को वहां पर मैनेज करना है। भीमल की जगह भींगल लिखा हुआ था, तो शब्दों में थोड़ा बहुत वहां पर दिखेगा आपको हेर फेर होता हुआ। तो ऐसे ही भील गंगा है, और भील गंगा का मतलब है भिलंगना। पूछा हुआ कि भिलंगना की टोटल लंबाई कितनी है ना। तो ऑप्शंस है 110 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 146 किलोमीटर, 136 किलोमीटर। भिलंगना की लंबाई आपने मेंशन करनी है कितने किलोमीटर है। तो आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर। अब ये भिलंगना है कौन सी नदी। तो भिलंगना जो है ये भागीरथी की सहायक है। अब सहायक भी इस तरीके से ले लो कि इन दोनों का आपस में मिलन होता है, संगम होता है, और जिस स्थान पर संगम है वो क्षेत्र आपका टिहरी। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही टिहरी बसा हुआ है। अब ये भिलंगना निकलती कहां से है। इस भिलंगना का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है खतलिंग ग्लेशियर, और खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है टिहरी में। ठीक है, बाकी 2-3 ऑप्शन है। 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर आपको याद रखना है कि ये लंबाई है किसकी, भागीरथी नदी की। ठीक है, 146 किलोमीटर किसकी लंबाई है। तो उत्तराखंड में 146 किलोमीटर लंबी नदी है सरयू। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी सरयू है। और 136 किलोमीटर अगर देखा जाए तो 136 किलोमीटर लंबी जो राज्य में बहने वाली नदी है, यह नदी हमारे बीच यमुना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर था वो था ए 110 किलोमीटर लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगौली की संधि जो आपने पढ़ी होगी सिलेबस में, जो उत्तराखंड से गोरखों को नेपाल भेजने में सबसे उपयुक्त साबित हुई, उस संगौली की संधि पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। देखो ऑप्शंस, ब्रैडशॉ गजराज मिश्र, ब्रैडशॉ रण बहादुर शाह, अमर सिंह थापा ऑक्टर लोनी, और गजराज मिश्र ब्रैडशॉ। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। बताओ जरा कि संगौली की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। संगौली की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो देखो इस क्वेश्चन में ना आंसर एक रिपीट हो रहा है 2 बार। ए भी रिपीट हो रहा है और ये डी वाला भी रिपीट हो रहा है, और इन दोनों के ही नाम याद रखना जिन्होंने संगौली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज करना है यहां से। तो याद रखना कि गजराज मिश्र और ब्रैडशॉ ने ही इस पर क्या करे थे, हस्ताक्षर करे थे। लेकिन ये संधि हुई कब थी। तो संधि का ध्यान रखना 2 दिसंबर 1815 में। और संगौली नाम का जो स्थान है, जो पड़ाव है, ये पड़ाव स्थित है कहां पर, चंपारण में। और चंपारण किस क्षेत्र में पड़ता है, तो चंपारण स्थित पड़ता है बिहार में। ठीक है, तो ये 14वें नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। थापला भूमि को सरकारी उपयोग में लाने हेतु तथा साल के वृक्ष के कटान पर इनमें से किस वर्ष प्रतिबंध लगा। ये उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का जो इतिहास रहा, उस कुमाऊं कमिश्नरी के इतिहास का प्रश्न है। तो साल के वृक्ष के कटान पर प्रतिबंध और थापला भूमि को सरकारी उपयोग में लाने के लिए प्रतिबंध, या इस भूमि को यहां पर कनेक्ट करने के लिए और साल के वृक्ष को रोकने के लिए, काटने के लिए प्रतिबंध कब लगा। ऑप्शन 1823, 1826, 1858 या 1861। ठीक है, तो बेसिकली आपसे साल के वृक्षों को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकता है कि कब प्रतिबंध लगा था काटने को लेकर के। तो 4 ऑप्शन को आपने अगर गौर से देख लिया हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1826। और 1826 में यह घोषणा करने वाला अंग्रेज कौन था, ये कुमाऊं में कमिश्नर था विलियम ट्रेल। ट्रेल के नेतृत्व में इस प्रकार की घोषणा हुई, और उत्तराखंड में इस तरीके से पहली बार सरकारी जो वन है, उन सरकारी वनों की नींव पड़ने की कहानी शुरू हुई। तो सरकारी वनों की नींव इस तरीके से उत्तराखंड में पड़नी स्टार्ट हुई। ठीक है, बाकी उत्तराखंड में जो वनों का इतिहास है उसके कुछ की फैक्टर याद रख लेना। की फैक्टर ये कि पहली बार उत्तराखंड में जो वन विभाग स्थापित हुआ वो 1868 में हुआ, और ये वन विभाग कहां पर बना, कुमाऊं में।
फिर 1869 का समय था। इस 1869 के समय में हमने गढ़वाल के क्षेत्र में क्या करा, वन विभाग की स्थापना करी थी। इंडिया में 1864 आता है। यहां से जो लीड करा था, निदेशक बनाए गए थे उत्तराखंड में, वो व्यक्ति था कौन, पियर्सन। और इंडिया का जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको लीड कर रहा था कौन, वो था आपका डेट्रिच ब्रेंडिस, जर्मनी के साइंटिस्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में उत्तम प्रकार का जो पटाल है, पटाल अभी मैं बताता हूं आपको किस क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तम प्रकार का पटाल, पटाल यानी जिस पत्थर से आपके पुराने जो गांव के घर होते हैं ना, वो पटाल ही है। इसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक में काउंट करते हैं, इसको स्लेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताने कि किस क्षेत्र में सबसे अच्छा किस्म का पटाल मिलता है। ऑप्शन है पौड़ी, ऑप्शन है टिहरी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हरिद्वार। अच्छी क्वालिटी का पटाल बताना है कि कहां पर मिलता है। चलो, इसका सही आंसर होगा कौन सा, सी ऑप्शन अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में आपको अच्छी क्वालिटी का पटाल उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, बाकी ये जो आपकी रॉक है जिसको कि मैं पटाल कह रहा हूं, इसको हम जियोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्लेट। और स्लेट एक विशेष प्रकार की रॉक है और ये काउंट करते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक के अंतर्गत। तो मेटामॉर्फिक यानी जिसको कायांतरित चट्टान कहते हैं, ये उसके अंतर्गत काउंट करी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 क्या कह रहा है कि टिहरी बांध को लेकर के जो बांध विरोधी समिति बनी थी, इस समिति का गठन कब हुआ, टिहरी बांध के विरोध को लेकर के। ऑप्शन है 1988, 1979, 1980 या 1978। बांध विरोधी समिति बताना है किस वर्ष बनाई गई थी, बांध विरोधी समिति। ठीक है, अब बांध विरोधी समिति का प्रावधान क्या, तो ये बांध विरोधी समिति बेसिकली बनाई गई थी किस उद्देश्य से, टिहरी डैम के निर्माण के विरोध में। और जब ये समिति बनी थी तो उस समिति को बनाया गया 1978 में। बस ये ध्यान रखना कि ये जो बांध विरोधी समिति है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नौटियाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उत्तराखंड का। और विद्यासागर नौटियाल ने साहित्य में भी खूब नाम कमाया है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। अब इनकी कई सारी रचनाएं हैं, है ना। एक रचना आपने इनकी सुनी होगी, यमुना के बागी बेटे, आपने सुना होगा शायद इस रचना का नाम। और ये यमुना के बागी बेटे जो रचना है ना, ये रचना बेसिकली बेस्ड है तिलाड़ी कांड पर। और हमें मालूम है कि तिलाड़ी कांड की घटना कब हुई थी, 30 मई की तारीख को वर्ष 1930 में। तो यमुना के बागी बेटे विद्यासागर नौटियाल की रचना। विद्यासागर नौटियाल की लीडरशिप में ही 1978 में क्या हुआ था, बांध विरोधी समिति का गठन हुआ टिहरी डैम के बनाने के विरोध में। इसका पहली बार जो विरोध किया था ना, वो किया था कमलेंदु मतीसा ने। ये भी आपको पॉइंट से याद रखने। तो कमलेंदु मतीसा इसका पहली बार विरोध करती है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में यहां पर अनशन जैसी गतिविधियों को समापन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के फैक्ट आपकी बांध विरोधी समिति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि तराई जिले का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि जो तराई जिला है, इस तराई जिले का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1942, 1842, 1904 या 1804। तराई जिले का गठन मेंशन करते हुए चले आप लोग आंसर अपने। तराई जिले का गठन कब हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है सन 1842 में। और 1842 के समय काल में जो कमिश्नर गद्दी पर बैठा हुआ था, ये कमिश्नर थे कौन, लुसिंगटन। लुसिंगटन उत्तराखंड के ब्रिटिश इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके कार्यकाल में ही 1842 में तराई को जिला बना दिया गया। और इसी के कार्यकाल की ये उपलब्धि भी है कि आपने कुमाऊं से गढ़वाल को अलग कर दिया। और 1839 में गढ़वाल का जो क्षेत्र है, इस गढ़वाल के क्षेत्र को क्या बना दिया, इस गढ़वाल को भी जिला घोषित कर दिया। तो ये तो कई बार आता है क्वेश्चन गढ़वाल वाला कि गढ़वाल जिला किस वर्ष बना। और क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि कुमाऊं से अलग होकर के या गढ़वाल कुमाऊं को पृथक करके या स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन करके गढ़वाल जिला कब बना। तो फिर जवाब आता है 1839। लेकिन
तराई जिला कब बना था? तो तराई जिला बना आपका 1842 के समय काल में। तो ये लुसिंगटन के कार्यकाल की एक विशेष प्रकार की उपलब्धि मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 देखना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये उत्तराखंड में खेल महोत्सव पर आधारित है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उसके संबंध में हमने कब यहां पर राज्य में पहले खेल महोत्सव का आयोजन किया था? पहला खेल महोत्सव बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है 2001, 2002, 2000 और 2004। राज्य बना था 2000 में, तो हमने उसके बाद कब पहली बार उत्तराखंड में खेल महोत्सव का आयोजन किया था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑप्शन फिर से रिपीट कर लो, 2001, 2002, 2000 और 2004। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सन 2001 में हुआ था। तो पहली बार जो हमारे राज्य में जो खेल है, पहला खेल महोत्सव, वो खेल महोत्सव कब मनाया था? 2001 में मनाया था। इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। समझते हैं क्या है क्वेश्चन। बड़ा लेटेस्ट चर्चा में है जो क्वेश्चन है, और चर्चा में क्यों है उसके पीछे की वजह भी देखेंगे। तो उत्तराखंड में 2025 में राष्ट्रीय नेशनल गेम्स होने वाले हैं। अभी 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो इस नेशनल गेम में हमने थीम सॉन्ग किसको बनाया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को भी कनेक्ट करते पड़ेंगे। तो 2025 जो नेशनल गेम है, इनके थीम सॉन्ग क्या है? सॉन्ग इसमें कौन सा चूज करा गया है? तो पहला ऑप्शन है हल्ला धूम धड़ाका, फिर है चक दे इंडिया, हल्ला बोल, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 का जो थीम सॉन्ग है वो बताना है। तो आना चाहिए इसका आंसर आप लोगों को, क्योंकि करंट में बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्ला धूम धड़ाका। अब इससे थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करते हुए देख लेते हैं। अब ये जो हल्ला धूम धड़ाका है, ये हल्ला धूम धड़ाका पांडवास जो उत्तराखंड का एक म्यूजिक ग्रुप है, इस पांडवास ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है ना। पांडवास उत्तराखंड की जो कल्चर है इसको प्रमोट कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है। ठीक है, बाकी 2025 का जो नेशनल गेम्स है, इस नेशनल गेम के कुछ और विशेष फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल गेम उत्तराखंड में 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये नेशनल गेम कब तक चलेंगे? 14 फरवरी 2025 तक। टोटल 7 ऐसे शहर हैं जहां पर इनका आयोजन होगा। इसकी जो टैगलाइन है नेशनल गेम्स की, टैगलाइन, ये टैगलाइन क्या है? ये टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। देखो यही सीरीज है आपकी चल रही, जो क्वेश्चन आंसर की है ना, संकल्प से शिखर तक। तो संकल्प से शिखर तक क्या है? इस बार के जो नेशनल गेम है उस नेशनल गेम की टैगलाइन के रूप में काम कर रही है। बाकी इस बार जो हमने शुभंकर चूज करा है, वो शुभंकर कौन सा? तो अगर मैं शुभंकर की बात करूं तो इस बार के नेशनल गेम में शुभंकर चूज करा गया है मौली, और मौली रिप्रेजेंट करेगा किसको? मोनाल को। ठीक है, भविष्य में जो भी एग्जाम पेपर होंगे, उम्मीद रहेगी एक क्वेश्चन आएगा इस वाले पार्ट से, नेशनल गेम से। और इस बार जो 2025 के नेशनल गेम है, ये नेशनल गेम का अगर सीक्वेंस देखें तो इस बार का नेशनल गेम का सीक्वेंस है 38 नंबर का। इससे पहले जो नेशनल गेम हुए थे वो नेशनल गेम हुए थे 37वें नंबर के। ध्यान रखना ये हुए थे कहां पर? गोवा में, और उसमें उत्तराखंड ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड ने यहां से जो टोटल मेडल लिए थे ना, उन मेडलों की संख्या थी 24। 37 वाले नेशनल गेम से ये गोवा में जो हुए थे। बाकी आपने इस बार के जो नेशनल गेम्स हैं, इस नेशनल गेम्स में एक शब्द देखा होगा तेजस्विनी के नाम से। तो तेजस्विनी के नाम से जो नेशनल गेम है, इसमें ये एक मशाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटली जो की फैक्टर है, ये टोटली की फैक्टर क्या है? ये 38th नेशनल गेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको इस बार के नेशनल गेम्स से याद रखनी है। तो ये आज की हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। फिर इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।